शालू की शादी होने वाली थी। लेडीज संगीत के फंक्शन में उसकी बुआ ने चिढ़ाते हुए ऐसी बात कह दी जिससे वहाँ बैठी सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी और शालू शर्मा गई। भाई ठीक ही तो बोला, हमारी भतीजी शालू की तो बढ़िया किस्मत है, एक सास के साथ एक सास फ्री मिल रही है। बुआ जी क्या आप भी देखो तो शर्मा गई। बस सब हंसी खुशी संपन्न हो जाए, मेरी बच्ची खुश रहे। हाँ हाँ भाभी चिंता मत करो, हमारी शालू वहाँ बहुत खुश रहेगी। चलो चलो विदाई गीत शुरू करो। और फिर हंसी खुशी शालू की विदाई हुई और वो अपने ससुराल आ गई। शालू के ससुर राम प्रकाश ने 2 शादियां की थी। एक शादी उन्होंने गांव में माता पिता की मर्जी से शकुंतला से की थी और एक शादी उन्होंने जब वो शहर में अपना बिजनेस जमा चुके थे तब शहर में रहने वाली मनोरमा के साथ की थी। इसलिए शालू की एक सास अभी भी देसी शैली को अपना कर चल रही थी और एक सास मॉडर्न विचारों वाली थी। अब शादी तो हो गई, पर शादी के बाद शालू की जिंदगी में जो 2 सासों के रूप में भूचाल आने वाला था, उसकी कुछ भनक शादी के 2 दिन बाद ही शालू को महसूस होने लगी। शालू बहू, आज तुम्हें हमारी पारिवारिक रेसिपी बनानी है, ये हमारी परंपरा है। जी माँ जी, मैं इसे ठीक से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे बहू, ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बाद में बनाना। मुझे लगता है तुम्हें इसकी बजाय ये क्विनोआ सलाद रेसिपी आजमानी चाहिए और साथ में ये स्प्राउट्स भी बना लो, ये बहुत बढ़िया नाश्ता रहेगा आज के लिए। बहू तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अब इसमें मसाले देखो धीरे धीरे डालना, ध्यान रहे रेसिपी खराब ना हो, इसलिए इसे कड़छी से बार बार चलाती रहना। नहीं, पहले ये सलाद बनाएगी, आओ मैं तुम्हें बढ़िया सलाद बनाना सिखाती हूँ। नहीं, पहले बहू मेरी बात सुनेगी। नहीं, पहले मेरी सुनी जाएगी। बहू पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। शालू टेंशन में कि किसकी सुने, उसके लिए तो दोनों सास एक समान थी। तभी मनोरमा का बेटा रोहन बोला, भाभी ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ तो रोज ही ऐसे होता है। मैं और भैया तो इन सब के आदी हो चुके हैं। मुझे लगता है मैं अभी पिज्जा ऑर्डर कर दूं, वरना मुझे नहीं लगता कि आज नाश्ते में कुछ मिलने वाला है। उस दिन शालू बहुत परेशान हुई, कभी पारंपरिक रेसिपी में हाथ घुमाती तो कभी सलाद में। बेचारी उस दिन बहुत परेशान हो गई। वो दोनों में से किसी को भी निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दोनों चीजें साथ ही बनाई। पर 2 नाव पर एक साथ सवार होना गलत ही होता है, ये कहावत तो सब जानते हैं। वही हुआ, न पारंपरिक रेसिपी अच्छी बनी न ही उसकी सलाद। उस दिन सबको पिज्जा खाकर ही रहना पड़ा। वो दिन तो गुजर गया। अगली सुबह शकुंतला अपनी पुरानी दहेज की सिलाई मशीन लेकर बैठ गई और फिर से शालू की रेल लग गई, क्योंकि उधर मनोरमा भी अपने हाथ में 2 योगा मैट लेकर आ गई थी। ये देखो बहू, मेरे दहेज की मशीन है, मैं इस पर कपड़े सिला करती थी, आओ मैं तुम्हें इस पर कपड़े सिलना सिखाऊं। जी माँ जी। सिलाई छोड़ो बहू, चलो मेरे साथ थोड़ी मॉर्निंग एक्सरसाइज करो, ये सब सिलाई वगैरह बेकार है। जी माँ जी। देखो मनोरमा, तुम पिक्चर वाली मनोरमा बनने की कोशिश मत करो, तुम नहीं जानती हो तुम्हारा पाला शकुंतला से पड़ा है। बहू पहले मेरी बात सुनेगी, फिर तो तुम पिक्चर वाली मनोरमा के स्वभाव से वाकिफ हो। जब वो पिक्चर में किसी को नहीं छोड़ती थी तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। पहले बहू मेरी सुनेगी। चलो शालू बहू, हम छत पर चलते हैं, वहां धूप में योगा करेंगे। अरे तो मैं पागल हूँ जो स्टोर रूम से अपने दहेज की मशीन लेकर बैठी हूँ, मैं भी तो आंगन में धूप सेक रही हूँ। बहू यहाँ बैठकर मेरे से सिलाई सीखेगी, योगा कल करना। नहीं, आज ही होगा योगा, सिलाई तुम कल करना। फिर क्या था, शालू की खींचातानी शुरू हो गई। वो कभी शकुंतला की ओर देखे, कभी मनोरमा की ओर देखे। शालू की गर्दन इधर उधर घूमती ही रही। वो परेशान हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा परेशान कि आखिर वो करे तो क्या करे। शकुंतला और मनोरमा दोनों बहस करती रहीं। शालू कमरे में आकर बैठ गई। क्या हुआ, दोनों की बहस शुरू हो गई होगी। माँ और छोटी माँ दोनों ऐसे ही करती हैं, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। हम भी दोनों दिशाओं में फंसे रहते हैं। लगता है अब तुम्हें भी ये सब झेलना पड़ रहा है। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, किसकी सुनो किसकी ना सुनो, मैं तो यही सोचती रहती हूँ। क्या करूं मैं राजीव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर रोजाना की इन सब परेशानियों का सामना शालू को करना पड़ता था। शालू अपनी दोनों ही सास का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए वो दोनों की बात को सुन लेती थी। पर बाद में उसे ही परेशान होना पड़ता था। किसकी पसंद का खाना बनेगा, किसकी पसंद का नहीं बनेगा, किसकी बात पहले सुने किसकी बात बाद में, यही सब रोजाना होता रहता था। दोनों सासों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। दोनों ही यही कहती थी कि उनकी बात पहले सुनी जाए। एक दिन तो शालू बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तब, शालू बहू, आज के पारिवारिक समारोह के लिए ये साड़ी पहनो, ये तुम पर सुंदर लगेगी।
अरे ये कैसी साड़ी दिखा रही हो? छोड़ो बहू, तुम ये ड्रेस पहनो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ये आजकल के फैशन की ड्रेस है और ये साड़ी तो बहुत पुराने फैशन की है। आजकल ऐसी साड़ियां नहीं चलती हैं। अच्छा, अब तुम आजकल की हो गई तो ये नई ड्रेस दे रही हो? बहू पुरानी रीति रिवाज वाली साड़ी ही पहनेगी। अब जमाना बदल रहा है बहू, आजकल के नए फैशन के कपड़े पहनेगी। ये ड्रेस बहू पर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए अपनी साड़ी को संभाल कर रख दो। ये लो बहू, ये ड्रेस पकड़ो। देखना बहू, तुम्हारी बात नहीं मानेगी, वो मेरी दी हुई साड़ी ही पहनेगी। उस समय शालू बिल्कुल चुप थी। उसने एक हाथ में साड़ी पकड़ी, एक हाथ में ड्रेस और कमरे में आ गई। अब क्या करूं? अगर साड़ी नहीं पहनी तो माँ जी नाराज हो जाएंगी और अगर ड्रेस नहीं पहनी तो छोटी माँ नाराज हो जाएंगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना दोनों पहन लो, एक नया चलन शुरू हो जाएगा। तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है और मैं दुविधा में हूं। तुम तो रहने ही दो, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे, मुझे ही कुछ करना होगा। शालू ने ड्रेस पहनकर ऊपर साड़ी लपेट ली और तैयार होकर बाहर आ गई। उसका ऐसा हुलिया देखकर शकुंतला और मनोरमा दोनों हैरान रह गईं। ये क्या है बहू, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? हाँ बहू, ड्रेस के ऊपर ये साड़ी क्यों लपेट ली? तो और क्या करूं, मैं परेशान हो गई हूँ। न मैं आपको निराश कर सकती हूँ और ना ही माँ जी को। मेरे लिए आप दोनों बराबर हो। मैं आप दोनों का बराबर सम्मान करती हूँ, इसलिए मैंने दोनों के ही दिए हुए कपड़े पहने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती है। शकुंतला और मनोरमा दोनों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। उन्होंने सचमुच शालू को कितना परेशान कर दिया था। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम्हें नहीं समझा। मुझे भी माफ कर दो बहू, मैंने भी जो किया उसके लिए मैं भी माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए। आप दोनों मेरी माँ हो, मुझसे बड़े हो, बस मुझे आप दोनों का प्यार चाहिए, एक साथ चाहिए, दो दिशाओं में नहीं, एक ही दिशा में। चिंता मत करो बहू, अब से ऐसा ही होगा। एक काम करो, तुम आज के फंक्शन के लिए मनोरमा की ये ड्रेस पहन लो। नहीं दीदी, आप बड़े हो, आज शालू आपकी दी हुई साड़ी पहनेगी। शालू मेरी ड्रेस कल पहन लेना। नहीं नहीं, आज वो तुम्हारी ड्रेस पहनेगी। नहीं दीदी, आज वो आपकी दी हुई साड़ी पहनेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, ये दोनों तो फिर शुरू हो गए। नहीं नहीं, परेशान मत हो बहू, ठीक है, तुम मेरी साड़ी पहन लो। लो छोटी, तुम जीती, मैं हारी। वो तो मैं हमेशा ही जीत जाती हूँ। सब लोग खुशी से हंसते हैं। आपसी समझौते से उस दिन वो बात बहुत प्यार से सुलझ जाती है जो शालू चाहती थी, और शालू की ये प्रॉब्लम आपसी समझ से हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो हेमा जी, अब बस एक ही महीना रह गया है, तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप? अरे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता कि कैसे ही एक महीना गुजरे और मैं बारात लेकर आऊं तुम्हारे घर। ये है हेमा और हरीश, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो घर वालों ने भी शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। हरीश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता की बड़ी दुकान थी, तो घर में रुपए पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। हरीश की माँ सरला घर संभालती थी। देखते ही देखते एक महीना भी गुजर गया। हरीश और हेमा की शादी खूब धूमधाम से हुई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, हेमा, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई, कहीं जाना है क्या बेटी? माँ जी, वो बताया था ना आपको, आज मेरा बीएससी का रिजल्ट आना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और ये हरीश कहाँ है, उसका भी तो रिजल्ट आएगा ना? हाँ जी, वो कह रहे थे कि वो दुकान से सीधा कॉलेज पहुंचेंगे। हेमा ने सरला के चरण स्पर्श किए। फिर उसी शाम, माँ कहाँ हो माँ, जल्दी बाहर आओ। आ गए तुम दोनों, कैसा रहा तुम लोगों का रिजल्ट? माँ, आपकी बहू ने टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू नालायक, अपने बारे में भी तो बता। मैं भी पास हो गया माँ, पूरे 50% नंबर है मेरे। हरीश की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। हेमा के आने से सरला का घर पूरा हो गया था। सभी उससे बहुत खुश थे। फिर एक सुबह जब हेमा सरला के कमरे में उसके लिए चाय लेकर गई तो उसने देखा कि सरला एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है। माँ जी, ये आपकी चाय। हाँ बेटी, अब यहाँ पर रख दो। माँ जी, आप ये क्या पढ़ रही हो? अरे बेटी, ये 10वीं की हिंदी की किताब है, बस इसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन 10वीं की हिंदी की किताब आप क्यों पढ़ रही हैं? हेमा की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए।
जबकि हेमा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 10वीं की किताब और सरला के आंसुओं का क्या रिश्ता था। तब सरला ने हेमा से कहा, बेटी मेरे पास सब कुछ है, गहने, गाड़ी, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, और अब तो तुम भी हो मेरे पास। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है शिक्षा। सरला की बात सुनकर हेमा भी वहीं उसके पास बेड पर बैठ गई। बेटी, मुझे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब मैं गांव में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी तभी हरीश के पिताजी का रिश्ता आया मेरे लिए। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं और रिश्ते के लिए मेरे घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। बस उसके बाद से 10वीं पास करना मेरा सपना ही रह गया। पता है 9वीं में पूरे 45% नंबर आए थे मेरे। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या, शादी के बाद आते ही घर संभाल लिया और तब से यही घर मेरी दुनिया बन गया। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया। वो कहती थी जब जिंदगी भर ये चूल्हा चौका ही करना है तो फिर आगे पढ़कर करना ही क्या है। वो क्या है ना, मेरी सास तेरी सास जितनी अच्छी नहीं थी ना। हाँ माँ जी, ये बात तो सच है। अब लेकिन फिर भी कभी तो कोशिश की होगी ना आपने? हाँ, हरीश कहता रहता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जब वो छोटा था तो उसी की देखभाल में लगी रहती थी, और जब बड़ा हुआ तो मैंने किसी तरह पढ़ाई शुरू की। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? मुझे कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं और घर के कामों की वजह से ज्यादा देर तक पढ़ाई कर भी नहीं पाती थी, तो इसीलिए शुरू में 3 बार तो मैं बुरी तरह से फेल हो गई। बुरी तरह से मतलब? वो किसी भी विषय में 20 नंबर से ऊपर नहीं आते थे मेरे। अरे, तो उसके बाद परीक्षा देना बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं चाहती थी कि बस किसी तरह मैं कम से कम 10वीं तो पास कर ही लूं, तो फिर मैंने नकल का सहारा लिया। हैं? माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप परीक्षा में नकल करती थी? हाँ, पिछले 3 बार से नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत देखो, बोर्ड की परीक्षा में मेरे आगे जो भी बच्चे बैठते हैं वो तो मुझसे भी बड़े नालायक निकलते रहे, मुए कहीं के। सबको अपने हाथों से बना बना के कितने सारे लड्डू खिलाए, लेकिन एक भी मेरे काम ना आया। जिससे भी नकल की वो खुद फेल होकर बैठ गया। अब किसी साल कोई होशियार बच्चा मेरे आगे पीछे बैठेगा, तभी शायद मेरा बेड़ा पार होगा। सरला की बातें सुनकर हेमा को 2 बातें समझ में आई। पहली ये कि सरला हर कीमत पर 10वीं पास करना चाहती थी, और दूसरी ये कि पास होने के लिए उसे नकल करने से भी परहेज नहीं था। पूरी बात समझने के बाद हेमा ने कहा, माँ जी, तो तय रहा कि अब मैं आपको 10वीं पास कराऊंगी, और वो भी नकल से नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से। पर वो कैसे बेटी? मैं अगर पढ़ने में लग गई तो घर का क्या होगा? सब कुछ कौन संभालेगा? आप उसकी फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और घर का सारा काम भी देख लूंगी। लेकिन इस सब के बदले आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ, बताना बेटी। आप परीक्षा केंद्र में या घर पर कहीं भी नकल करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। अच्छा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर क्या तुझे सच में लगता है कि मैं बिना नकल के 10वीं पास कर पाऊंगी? ओहो माँ जी, एक बात बताइए, अगर नकल करके आप पास हो भी जाओगी तो क्या आपको अंदर से पास होने की खुशी होगी? हेमा की बात का सरला के पास कोई जवाब नहीं था। सरला को समझ आ गया था कि उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो पूरी ईमानदारी से और अपनी मेहनत के दम पर पास होकर दिखाएगी। फिर उसी दिन हेमा ने सरला के लिए 10वीं की नई किताबें और कॉपियां मंगवाई और हरीश से कहलवाकर सरला के लिए 10वीं का फॉर्म भी मंगवा लिया। फिर अगले दिन से ही हेमा रोज सुबह जल्दी उठती, पहले घर का सारा काम करती और फिर सरला को पूरे मन से पढ़ाती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। हेमा सब कुछ संभालते हुए बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन फिर भी उसने सरला को उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दी। बहुत हो गया मेरी बच्ची, बस अब और नहीं। क्या हो गया माँ जी? तू सारा दिन मेरे लिए ही लगी रहती है, पहले घर का काम फिर मुझे पढ़ाना, ऐसे कैसे चलेगा? माँ जी, सिर्फ 2 महीने ही रह गए परीक्षा में, इतने महीनों मेहनत की आपने, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हेमा की बात सुनकर सरला में फिर से जोश भर गया। अब तो सरला रात रात भर जाग कर पढ़ने लगी और फिर परीक्षा का वक्त भी आ गया। सरला ने हर पेपर पूरी ईमानदारी से दिया और इस बार उसे ना तो किसी को लड्डू बनाकर खिलाने की जरूरत थी और ना ही नकल करने की। फिर कुछ दिनों के बाद, माँ जी उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ, उठ रही हूँ। अब वैसे हुआ क्या है? अरे माँ जी, भूल गई क्या आप? आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है।
अरे आज 23 तारीख है क्या? हाँ माँ जी, हरीश तैयार है। आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके परीक्षा केंद्र में रिजल्ट लगाया जाएगा। उठिए, जल्दी करिए। सरला जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। इस बार उसके मन में संतोष था। वो पहले से ज्यादा खुश थी क्योंकि इस बार उसने पूरी ईमानदारी से परीक्षाएं दी थी। जब वो हरीश के साथ घर से जाने लगी तभी, बेटी, मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मैंने बिल्कुल नकल नहीं की। आगे भगवान की मर्जी। देखना माँ जी, भगवान सब अच्छा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सरला और हरीश वहां से चले गए। रिजल्ट के लिए जितना सरला उत्सुक थी, उससे कहीं ज्यादा घर में हेमा बेचैन थी। उसने सरला के लिए बहुत मेहनत की थी। कुछ घंटे बाद अचानक घर के बाहर ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगी। हेमा भागकर घर के बाहर आई तो देखा कि हरीश सबका मुंह मीठा करा रहा था। सरला के गले में फूलों की माला थी। बेटी, मैं पास हो गई। हेमा, माँ के 85% मार्क्स आए हैं। अरे वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तूने कर दिया है बेटी। तू मेरा साथ ना देती तो ये दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। खुद पर भरोसा करने की बजाय परीक्षा में नकल कैसे करनी है, मैं तो बस इसी बारे में सोचती रही। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। अच्छा, अब ये छोड़िए और ये बताइए कि अब आगे क्या? आगे मतलब 11वीं के बारे में क्या विचार है मेरी टॉपर सासू माँ का? हेमा की बात सुनते ही सरला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसमें खुशी के साथ वो आत्मविश्वास भी दिख रहा था जो उसने कई साल पहले कहीं खो दिया था।